वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का चैनल में दोबारा से स्वागत है। आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आज। टुडेज टॉपिक इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है, जो आपने सुना भी होगा और बहुत बार इससे रिलेटेड सवाल जो हैं हमारे किसी भी एग्जामिनेशन में आते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। अभी आपने केवल एक चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रखे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। आपको केवल एक चीज़ का ध्यान देना है कि वीडियो स्किप नहीं करनी। वीडियो स्किप नहीं करनी, क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो भी व्यक्ति विशेष यहाँ पे एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, या बैंकिंग कैट लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, कहीं पे भी, बड़ा एग्जाम हो छोड़ो एग्जाम हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो स्किप ना करें, फर्स्ट थिंग। शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहें। दूसरी चीज़, तीसरी चीज, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए, जो टॉपिक आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ना, वो इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ एग्जामिनर्स, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सबसे पहले तो इस टॉपिक को करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको डील करने के लिए आऊँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्यों इस टॉपिक को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोला गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो भी बेस्ड होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होंगे। तो सबसे पहली बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, दैट इज कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब का यूज होता है। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब का यूज होता है किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना। अब एक छोटी सी बात ये ध्यान रखो कि अगर कल के दिन, अगर मैं बोल रहा हूँ ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैंने ऐसे तो नहीं बोला कि वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट, ऐसा बोला मैंने? वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट, अगर ऐसा बोलता तो इसका मतलब वर्ब के अकॉर्डिंग आपका क्या सब्जेक्ट यूज होता। ठीक है, तो टॉपिक का नाम ये नहीं है, ये ऊपर वाला है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट होगा वैसे वैसे आपका वर्ब भी सेंटेंस के साथ चलता चला जाएगा। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया राम आर प्लेइंग, या फिर राम की जगह आप कर लीजिए सोहन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर कौन खेल रहा है? सोहन खेल रहा है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इसमें क्या बोलते हैं कि सर एक काम करो कि सोहन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड हो रहा है ना, तो आप एक काम करो कि ये जो आर है यहाँ पे तो आर यूज हो रखा है, तो आप इस सोहन की जगह ना क्या कर दो, दे कर दो। ठीक है, तो दे के बाद इसका यूज कर देते हैं, दे आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। ये भी तो सही है ना? ये चीज भी तो सही है कि सर आप सोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज मत करना। सोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज मत करना। क्या दो चीजें चलती हैं दो बच्चों के दिमाग में, बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, कि सोहन के अकॉर्डिंग सर इज मत करो, आर के अकॉर्डिंग क्या कर दो, दे कर दो। तो ये सेंटेंस भी तो सही है ना, दे आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है, दे आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, वे क्रिकेट वो खेल रहे हैं कहाँ? मैदान के ऊपर, बिल्कुल सही है। बट इसमें ध्यान देना मेरे भाई कि ऑप्शन में कभी भी ये नहीं देगा वो दे। ठीक है, ऐसे तो दे की जगह तुम रोहन एंड सोहन कर दो फिर, है? रोहन एंड सोहन भी तो कर सकते हैं, रोहन और सोहन। ठीक है, अब रोहन एंड सोहन भी तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या यूज करोगे? तब भी आर, तब भी ये सही होगा। लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि इससे तो, इसको हटाने से और इसको लगाने से तो एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं हमारे पास। इसकी जगह किसी ने कुछ और कर दिया, दे एंड ही कर दिया, ठीक है, तो वो भी प्लूरल बन जाएगा। तो सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट का यूज कर दिया तो आर उसके साथ फिजिबल बैठ रहा है। लेकिन नहीं, हमें किसके साथ जाना है? हमें हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चूज करना होता है, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का। वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मार के आओगे तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या फिर प्लूरल।
एक वचन है या बहुवचन। एक वचन होगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग लगती है या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है वो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर जाएगी, और अगर प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सोहन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग इसका यूज करेंगे, ना कि आर का। क्लियर है? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब यहाँ भी क्या होता है कि वो सब्जेक्ट के साथ खेलता है, बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ खेलते हैं कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल, वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब इतना छोटा लेवल का एग्जामिनेशन में थोड़ी पूछा जाएगा ना सोहन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, कौन सी चीज़ गलत है भाई? इसमें तो सभी मार के जाएंगे, सोहन आर की जगह सर से इज कर दो क्योंकि सोहन सिंगुलर है। क्वेश्चंस आते हैं आपके कुछ इस तरीके से जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलेगा, एमलगमेशन हो रखा है बहुत सारे सब्जेक्ट का, बहुत सारे टॉपिक्स का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसने बोला अ कंपनी ऑफ 200 सोल्जर्स वर क्रॉसिंग द ब्रिज, ठीक है। एक कंपनी है दो, अब यहाँ पे आपको दिमाग में कई बच्चों को होता है अ कंपनी ऑफ 200 सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स तो बहुत सारे हो गए सर, तो वर तो बिल्कुल सही हो रखा है, वर क्रॉसिंग द ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे, नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वर क्रॉसिंग द ब्रिज गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है, 200 सोल्जर्स की। कितनी कंपनी है? केवल एक कंपनी है। 200 जो सोल्जर्स हैं आपके पास, उसको देखो 200 सोल्जर्स तो हैं आपके पास, प्लूरल तो है वो, नो डाउट, लेकिन उसको इंग्लिश सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया है, उनको मिला करके उनकी एक कंपनी, ठीक है, उनकी एक कंपनी। अब उनकी एक कंपनी के बारे में बोलेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कैसा ट्रीट होगा, ए आर्टिकल लगने से ये सिंगुलर ट्रीट होगा। अब जब ये सिंगुलर ट्रीट होगा तो इसका मतलब ये आगे अपने आगे कौन सी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अब सिंगुलर वर्ब लेगा तो वर्ब की जगह क्या होना चाहिए, वाज इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्लियर है? ये बात क्लियर है भाई? ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरा फंडा इसका ये समझो कि सर एक तो हमने सिद्ध कर दिया कि 200 लोगों की एक कंपनी है, बट यहाँ पे देखो कि जो 200 सोल्जर्स है ना, 200 सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को कलेक्टिवली उसने यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, एक वर्ड कंपनी यूज कर रखा है। तो अगर उसने कंपनी को, अगर उसने इस क्वेश्चन में, क्या है ये, कंपनी, अगर उसने इस क्वेश्चन में कंपनी को किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है तो इसे क्या बोलते हैं हम, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और याद रखना जितने भी सारे कलेक्टिव नाउन हैं वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो वो ए आर्टिकल लगने से क्या हो जाते हैं, सिंगुलर। अपने आगे ये ए आर्टिकल लगाया हुआ है, कंपनी, कंपनीज तो नहीं बोला ना, एक से ज्यादा कंपनीज का जिक्र तो नहीं किया, तो कंपनी यानी कि कितनी कंपनी, एक कंपनी, यानी कि एक कंपनी। आर्टिकल ए और एन किसको भी रिप्रेजेंट करता है, आर्टिकल ए और एन रिप्रेजेंट करता है वीक फॉर्म ऑफ द कार्डिनल एडजेक्टिव वन को, यानी कि सिंगुलर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आंसर यहाँ से क्या चले जाएगा हमारा, वस। दोनों तरीके से मैंने समझा दिया किस तरीके से इस क्वेश्चन में आंसर वस जा रहा है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा इस पोर्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू द राइट आंसर कि इस पोर्शन में एरर है। आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ए बी सी डी, चार ऑप्शन होंगे। डी जनरली तब होता है जब हमारा नो एरर आ जाएगा, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, डी तब हम टिक मारेंगे जब हमारा नो एरर आएगा आंसर, ठीक है। बढ़े आगे, आई थिंक कि क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन की मैं सीरीज लेके आ रखा हूँ, इसको फटाफट देखेंगे, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि क्या होता है, आप पीछे की लेक्चर की वीडियो देखो, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जो बीच में स्किप करके आ रहे हैं वो पहले क्वेश्चन से बहुत अच्छे तरीके से इसे समझते हुए आए, ठीक है। ये क्या है, अ नंबर ऑफ राइटर्स हैज अराइव्ड हियर, अ नंबर ऑफ राइटर्स हैज अराइव्ड हियर। अच्छा आपको ये लग रहा होगा अ नंबर ऑफ, सर पहले वाले क्वेश्चन में अ कंपनी था, इसमें नंबर से पहले ए लग गया, यानी कि ए आर्टिकल कैसा होगा, सिंगुलर को ट्रीट करेगा, है ना, सिंगुलर को ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे हैज यूज हो रखा है, कई लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये क्या है, पहले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है ना। तो यही खेल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, अगर आपने डीप अंडरस्टैंडिंग करके नहीं पढ़ी हुई चीजें तो आपके सारे क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को समझने के लिए ही हम यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का समझाने का जिम्मा हमारे ऊपर है, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए, समझिए क्या क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ नंबर ऑफ राइटर्स, राइटर्स तो हैं लेकिन उनका भी क्या है, अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ। दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट है अ नंबर ऑफ का, अ नंबर ऑफ, और एक कॉन्सेप्ट होता है द नंबर ऑफ,
ठीक है। जनरली द नंबर ऑफ को हम कैसे ट्रीट करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि अ नंबर ऑफ जब भी यूज होगा तो अ नंबर ऑफ बोलता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरियस ऑफ, बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। और अगर ये वेरियस ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या ये सिंगुलर ट्रीट होगा या प्लूरल? सर ये कैसे ट्रीट होगा, प्लूरल की तरह ट्रीट होगा, सिंगुलर की तरह ट्रीट नहीं होगा। आर्टिकल ए लगने के बावजूद भी अ नंबर ऑफ कैसा ट्रीट हो रहा है, प्लूरल ट्रीट हो रहा है मेरे भाई इस क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अ नंबर ऑफ राइटर्स, राइटर्स का भी अ नंबर ऑफ, मतलब कितने सारे राइटर्स थे, वेरियस ऑफ राइटर्स थे, वेरियस ऑफ राइटर्स है ना कि एक से ज्यादा राइटर्स। अब एक से ज्यादा राइटर्स होंगे तो क्या यहाँ पे हैज का यूज करूंगा, नो, क्योंकि हैज क्या होता है सर, हैज होती है हमारी सिंगुलर वर्ब, और इसका अगर मैं प्लूरल वर्ब बनाऊंगा तो वो क्या होता है, हैव, तो आंसर क्या चले जाएगा, हैव, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में एरर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या बोला इस क्वेश्चन में, एक्सप्लेनेशन क्या दिया मैंने कि नंबर ऑफ राइटर्स हैज अराइव्ड हियर की जगह हैव अराइव्ड हियर होगा। एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है, ठीक है। हैव का यूज क्यों कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में एरर क्यों बता रहे हैं, इतना चीज क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा चीज है ना, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कुछ इस तरह की समझो कि साथ है, किसका, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का साथ, ठीक है। और साथ भी कैसे वाला, धोखे वाला साथ नहीं, जो एकदम रूल के साथ फिक्स है कि हाँ भाई तुमने हमारे साथ चलना है तो इस कंडीशन में चलना पड़ेगा, तुमने हमारे साथ रहना है तो इस कंडीशन के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ कंडीशंस अब लागू होंगी धीरे धीरे, अब लागू हो रही हैं, आपको पता लग रहा है। अ कंपनी ऑफ जैसे ही बोला था वो कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हो रहा था तो वहाँ पे सिंगुलर ट्रीट किया, और नंबर ऑफ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना किस किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जरा इसको करके दिखाओ जरा, क्या आपका आंसर आ रहा है। ये क्या बोल रहा है, एवरी वन ऑफ देम आर कमिंग, उनमें से, उनमें से यानी कि उन लोगों में से, देम मतलब उन लोगों में से, एवरी वन ऑफ देम आर कमिंग, ठीक है। आपको लग रहा होगा देम का यूज हो गया, और एवरी वन यानी कि उनमें से हर एक, यानी कि वो सारे के सारे आ रहे होंगे, और इसका मतलब क्या जा रहा होगा, सारे के सारे आ रहे हैं, तो सारे के सारे के लिए ऑल यानी कि आर कमिंग इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में टिक मार के आ जाओ सर, अगर आप ऑप्शन नंबर डी में टिक मार के आओगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। रीजन बीन, रीजन बीन ये है कि जितने भी सारे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जैसे एवरीवन हो गया, समवन हो गया, समबडी हो गया, नोबडी हो गया, ये सारे के सारे सब सेंटेंस में जब भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज होंगे तो वो कैसे ट्रीट होंगे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये एवरीवन हर एक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हर एक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। और हर एक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसका मतलब वो इंडिविजुअली हर एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब वो सिंगुलर ट्रीट होगा, चाहे आगे प्लूरल हो, कितने भी सारे प्लूरल हो, एवरी वन ऑफ द टीचर्स, एवरी वन ऑफ द सिंगर्स, एवरी वन ऑफ द डांसर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे ट्रीट होंगे, सिंगुलर ट्रीट होंगे। अगर ये सिंगुलर ट्रीट होगा तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज गोइंग टू द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आर की जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में एरर। एक्सप्लेनेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ऐसे ही चलते रहोगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको समझने में, ठीक है ना। तो अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है, इंप्रूव करनी है, तो इस चैनल के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए फटाफट से, ठीक है, आपके फायदे के लिए है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस, नीदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड प्लेयर्स, दोनों में से कोई भी बॉय, अच्छा यहाँ पे देखो जरा, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहे होंगे, नीदर, यानी कि नीदर मतलब, पहली बात तो मैं बता दूं, नीदर मतलब होता है कोई भी नहीं, ठीक है। अब कोई भी नहीं कितने में से, ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू बॉयज, दो बॉयज में से कोई भी नहीं, आर गुड प्लेयर्स, दोनों में से कोई भी नहीं है क्या, गुड प्लेयर, दोनों में से कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं है। अब दोनों में से कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं है तो सर बॉयज है, दो बॉयज के बारे में बात हो रही है, आर तो बिल्कुल सही लग रहा है, गुड प्लेयर्स, ऑप्शन नंबर, नो एरर कर दो, ऑप्शन नंबर डी अगेन, है ना। आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से जा रहा है, अगर आपका क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से जा रहा है तो आप फिर से गलत साबित होंगे, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये नहीं बोलता, कॉन्सेप्ट बोलता है जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब, प्रोनाउन वाले चैप्टर को आपको ध्यान ध्यान से देखना पड़ेगा इसमें, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे पास जितने भी होते हैं, जैसे कि होता है ईदर, नीदर, ईदर और, नीदर नॉर, ठीक है, ईच, एवरी,
है ना। तो ये सारे सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हमेशा मैं कैसे ट्रीट करता हूँ, हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को मैं सिंगुलर ट्रीट करता हूँ अगर वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रखे हैं। ठीक है। अब ये बोल रहा है नीदर ऑफ द टू बॉयज, और हमेशा याद रखना नीदर का यूज हम केवल दो ही व्यक्तियों के लिए करते हैं, दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए नीदर का यूज नहीं किया जाता। कल के दिन अगर वो ये बोल देता कि नीदर ऑफ द थ्री बॉयज, तो यहाँ पे गलती थ्री बॉयज में हो जाती फिर। ठीक है, तीन बॉयज के लिए हम भी कभी भी नीदर का यूज नहीं करेंगे, यानी कि दो से ज्यादा आइटम्स के लिए हम नीदर का यूज नहीं करेंगे। इसे जानबूझ के यहाँ पे टू बॉयज लिखा है, इसलिए क्यों, क्योंकि ये डिफाइन करना चाह रहा था कि मुझे नीदर का यूज करना है। अच्छा, सब्जेक्ट हमारा नीदर बन चुका है। अब नीदर में डिपेंड ये करता है, नीदर क्या होता है अभी मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कैसे लेंगे हम, सिंगुलर। ठीक है, ऑलवेज भी ट्रीटेड है सिंगुलर। तो यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाना चाहिए फिर, आंसर इज कर दो सर, ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में एरर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया इस क्वेश्चन का। ठीक है, कि इसमें आर की जगह इज होगा, क्यों होगा सर, ऑप्शन नंबर सी में एरर होगा, क्यों होगा ये आप अच्छे तरीके से जान चुके हो क्यों होगा। ठीक है, रीजन इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले जरा। नीदर यू नॉर आई आर गिल्टी, ना तो तुम गिल्टी हो और ना मैं गिल्टी हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला, नीदर जो होता है वो दो चीजों के लिए यूज होता है। अब वो नीदर नॉर के साथ यूज होगा या नीदर के साथ सिंगल यूज होगा, तो दोनों में एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि दो के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे दो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, नीदर यू नॉर आई। तो यू और आई, एक तो यू हो गया तुम, एक सब्जेक्ट ये है, और आई मतलब मैं। तो दो के बीच में हम किसको लेके आ रहे हैं, नीदर नॉर को। अब नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, ना ही तुम और ना ही मैं क्या है, गिल्टी है। बताओ, ना ही तुम ना ही मैं गिल्टी है, इसका मतलब क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कंसेप्ट क्या, नीदर। नीदर को कैसे, ये क्या होता है, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नीदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। थोड़ा सा लॉजिक समझो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पे, तो इसे कैसे ट्रीट करो, सिंगुलर ट्रीट करो। और सिंगुलर ट्रीट करो तो कैसे ट्रीट करो सर, इसको ट्रीट करो, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। अभी आपने बताया सर कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, नीदर सिंगुलर ट्रीट होगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे आर की जगह क्या कर दो, इस कर दो, ऑप्शन नंबर सी में एरर मार के जाओ। अगर वो कल के दिन हो तो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन अगर वो कल के दिन कुछ ऑप्शंस देगा कि हमें आर की जगह फिल करना है, या फिर आर की जगह वो डैश बोल देगा और कुछ चार ऑप्शन दे देगा आपके पास। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दे देगा, हैव, हैज, या फिर आर, या फिर एम, या फिर हैव, हैज, आर, एम, और सॉरी इसकी जगह इज कर दो। ठीक है, बताओ जी, चार ऑप्शन दे दिए, उसने बोला आर नहीं जी, इज नहीं जी, डैश कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा आंसर, नीदर यू नॉर आई डैश गिल्टी। बताओ, इज गिल्टी, हैज गिल्टी, आर गिल्टी, या एम गिल्टी। आर तो पहले से था, आपने बोल दिया सर उसकी जगह इज कर दो, इज भी आंसर नहीं जाएगा। आर तो पहले से था, आर भी आंसर नहीं जाएगा। हैज क्या जाएगा, जब इज ही नहीं जा रहा तो हैज कैसे चले जाएगा। तो बताओ आंसर क्या जाएगा, एम गिल्टी। ओहो सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में क्यों नहीं आ रहा, देखो आप लोगों के दिमाग में पता क्या चला कि नीदर यू नॉर आई आर गिल्टी कैसे हो गया सर। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन होता है, केवल नीदर होता है अगर वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा होगा, उसके बाद ऑफ यूज हो जाना चाहिए। लेकिन नीदर के बाद यहाँ पे ऑफ यूज नहीं हो रहा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा। बट इस क्वेश्चन में देखो कि नीदर यू नॉर आई, नीदर यू नॉर आई, तो नीदर नॉर जब भी ये दोनों एक साथ यूज हो जाते हैं, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, एक कंजंक्शन है। दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन। ठीक है, नीदर यू नॉर आई, नीदर नॉर जो होता है वो कंजक्शन होता है। अब इस तरीके कंजक्शन ईदर और नीदर नॉर अगर आपको देखने को मिल जाते हैं तो हमेशा ध्यान देना, जो दूसरा वाला कंजक्शन का सब पोर्शन है उसके बाद हुए सब्जेक्ट को हम मेन सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। इसमें हम ना यू को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, नॉर के बाद जो आइडेंटिटी यूज हो रही है उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आना
जरूरी है। तो अगर यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो जाता है तो आर की जगह हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग आर की जगह हम एम का यूज करेंगे। तो एम इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कंजक्शन का रूल अप्लाई होता है नीदर नॉर के केस में, और पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट अपनाया था। समझ में आ रही बात? अबे मेरे भाई यहाँ देख, इस वाले केस में नीदर नॉर नहीं है कि उसको कंजक्शन की तरीके से यूज किया जाए। इसने नीदर को यूज किया है यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट। नीदर ऑफ द टू बॉयज, नीदर के बाद तुरंत ऑफ लगने से ये सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। जैसे ही ये सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है तो नाउन तो है नहीं, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को मैं सिंगुलर ट्रीट होता हूँ, इसलिए आर की जगह मैंने किसका यूज किया, इसका यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पे नीदर नॉर का यूज हुआ, पेयर में यूज हुआ है, यानी कि वो कंजक्शन है, किस किस को जोड़ने का काम कर रहा है, यू और आई को जोड़ने का काम कर रहा है। समझ में आ रही है? कंजक्शन क्या काम करता है, दो सब्जेक्ट दो क्लॉज दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे इसने नो यू और आई को जोड़ा है, यू और आई को जोड़ा है किसने, नीदर और नॉर ने। इसका मतलब नीदर और नॉर क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। अब मैंने बोला कंजक्शन नीदर नॉर का यूज होने पे नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट को हम मेन सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया तो आर की जगह क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। छोटे छोटे एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़े बड़े एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप धड़ा धड़ सॉल्व कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर द किंग नॉर द मिनिस्टर्स। अब कमेंट बॉक्स में आपके दिमाग में आंसर अपना आप ही आ गया होगा, सर यहाँ पे नीदर का यूज हुआ है, इसके आगे हमें देखना पड़ा, ओहो हो नॉर का यूज हो गया, नीदर और नॉर का यूज हो गया सर। तो हम क्या करेंगे, नॉर वाले के बाद जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसे मेन सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे, हम किंग को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। अगर तुम किंग को सब्जेक्ट मान दोगे ना तो वो सिंगुलर ट्रीट करोगे, अगर तुम द मिनिस्टर को सब्जेक्ट मानोगे तो प्लूरल ट्रीट करोगे। ठीक है, तो नॉर के बाद जो यूज हुआ है उसको हम सब्जेक्ट मानेंगे, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट यूज हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है तो क्या डिजायर्स यूज होगा, नहीं, क्या यूज होगा, डिजायर। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी में एरर आ जाएगा। क्लियर है, नीदर नॉर, यहाँ पे डिजायर्स नहीं होगा, डिजायर होगा, किसके अकॉर्डिंग, मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मिनिस्टर्स क्या है, प्लूरल है, नॉर के बाद यूज हुआ है, कंजक्शन की तरह यूज हुआ है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, इन सारी चीजों को आप क्लियर कर जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर आपको। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, लॉ एंड ऑर्डर आर टू बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट। किसी भी हालत में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, किसी भी हालत में, जैसे आगे ना कहीं पे आजकल मतलब बहुत सारे दंगे दंगे फसाद होते हैं, टिल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किसकी ड्यूटी है, पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, आर्मी वालों की ड्यूटी है। ठीक है, अगर जब पूरी जैसे अभी बांग्लादेश के हाल हो रखे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है अभी, है ना, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है। तो लोकतंत्र इसीलिए किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा जरूरी जरूरी होता है, जनता का शासन। ठीक है, जनता का शासन अगर नहीं होगा तो जनता जो है रोड पे आ जाएगी, जब जनता रोड पे आ जाएगी तो इस तरीके की हरकतें होने लग जाएंगी जिस तरीके से नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, एवरीवेयर देयर इज दिस टाइप ऑफ हरकतें इज गोइंग ऑन। ठीक है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे क्या बोला है, लॉ एंड ऑर्डर आर टू बी मेंटेन एट ऑल कॉस्ट, किसी भी हालत में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। अब कल के दिन के तू क्या रक्षा मंत्री बन गया, तू बोल रहा है लॉ एंड ऑर्डर आर टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, अगर तू चिल्ला चिल्ला के बोल दिया लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन होने चाहिए, ठीक है, आर टू बी मेंटेन, तो वो बोलेंगे यार अबे यार कौन किसने किसने बना दिया इसको लॉ, रक्षा मंत्रालय में किसने भर्ती कर दिया ऐसे, है ना। तो आपको क्या बोलना है, लॉ एंड ऑर्डर आर टू बी मेंटेन नहीं बोलना, इज टू बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट बोलना है। ऑप्शन नंबर बी में एरर चले जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई मेरे देखो, आपने सुना होगा रोहन एंड सोहन, अभी मैंने बोला ना कि पहले क्वेश्चन में रोहन एंड सोहन, अगर रोहन और सोहन मार्केट जा रहे हैं तो आर गोइंग टू मार्केट बोलूंगा, क्योंकि भाई रोहन एक अलग व्यक्ति है, सोहन एक अलग व्यक्ति है, और एक से ज्यादा व्यक्ति है तो प्लूरल ट्रीट होगा। अब प्लूरल के लिए मैंने आर का यूज किया, आर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सर लॉ भी तो एक चीज है और एंड और कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद आपने ऑर्डर का यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो दो सब्जेक्ट हैं और दो सब्जेक्ट एक से ज्यादा हुई है, एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल, और प्लूरल यानी कि हम आर का यूज करेंगे। आप इस क्यों बोल रहे हो सर, व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट इज, देखो इसका यूज इसलिए किया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, कई बार हमारे पास कोई भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के तौर पर दो वर्ड्स यूज हो रखे होंगे और दोनों वर्ड्स अगर पेयर वर्ड्स की तरह यूज हो रहे हैं, मैंने क्या बोला, दोनों वर्ड्स अगर पेयर वर्ड्स की तरह यूज हो रहे हैं तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, हमेशा उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अगर वो पेयर की तरह यूज हो रहे हैं, हमेशा लॉ एंड ऑर्डर ही होता है। ठीक है, अगर लॉ पास हो गया बिना ऑर्डर के उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिना ऑर्डर के,
अगर लॉ तुमने पास कर दिया है, ऑर्डर नहीं दिए गए हैं सरकार के द्वारा कि इन्हें पास कर दो, तो लॉ बनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर टू बी मेंटेन तभी हो पाएगा जब उसका ऑर्डर पास किया जाएगा किसी भी लॉ का। तो वो दोनों के दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है पेयर वर्ड्स, और पेयर वर्ड्स को हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। समझ में आ रही बात? जितने भी सारे पेयर वर्ड्स हैं उनको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, इसलिए आर की जगह किसका यूज हुआ, इसका यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी में एरर जाएगा। ठीक है ना? क्या बताया मैंने एक्सप्लेनेशन? लॉ एंड ऑर्डर इज ट्रीटेड बी सिंगुलर बिकॉज इट इज प्लूरल, इट इज नॉट प्लूरल, इट इज पेयर वर्ड्स, और पेयर वर्ड्स ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सिंगुलर। तो आर की जगह इज इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन का आंसर करिए ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइस एंड करी आर माई फेवरेट फूड। राइस और करी जो है वो मेरा फेवरेट फूड है। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? राइस एंड करी आर माई फेवरेट फूड। तो यहाँ पे देखो, राइस एक अलग चीज हुई, करी एक अलग चीज हुई, एंड कंडीशन से जुड़े हुए हैं। आपको लग रहा है सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, और सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 अलग अलग है सर, तो राइस अलग हुआ, करी अलग हुआ, तो यहाँ पे पेयर वर्ड की तरह यूज नहीं हो रहा। अभी पेयर वर्ड की तरह यूज हो रखी है, माय फेवरेट फूड बोल रहा है, तो फूड मतलब वो राइस के साथ क्या खाता होगा, कड़ी खाना पसंद करता होगा। ठीक है, फेवरेट तभी बोलेगा। अब राइस ही राइस वो खाएगा नहीं अलग से, या फिर कड़ी करी अलग से खाएगा, जब दोनों को मिक्स करके खाएगा तभी तो फेवरेट फूड बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगेन किसकी तरह यूज हो रहा है, पेयर वर्ड की तरह यूज हो रहा है। अगर पेयर वर्ड की तरह यूज होगा, राइस एंड करी सिंगुलर ट्रीट होंगे, और सिंगुलर ट्रीट होने के बाद यहाँ पे आर का यूज नहीं करूंगा, किसका यूज करूंगा, इसका, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई, और ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत ही एक से बढ़कर एक क्वेश्चन से। ठीक है, छोटे एग्जामिनेशन से लेकर के बड़े एग्जामिनेशन में बड़े सवाल पूछ देगा। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को करके देखना। 10,000 रुपीज आर नॉट अ लार्ज सम। जो 10,000 रुपीज है आर नॉट अ लार्ज सम। ठीक है सर, यहाँ पे 10 का यूज हो गया है, 1000 सिंगुलर ट्रीट होता है क्योंकि काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड है, बिल्कुल सही है। रुपीज यानी कि एक से ज्यादा रुपए होंगे जी, बिल्कुल प्लूरल ट्रीट करेंगे सर। ठीक है, इसमें आर का यूज करेंगे, बिल्कुल सही है। नॉट अ लार्ज सम, जैसे ही आपकी नजर इस लास्ट वाले पॉइंट में पड़ गई, ठीक है, ये रुक जाना, थम जाना। जैसे ही इस लास्ट वाले पॉइंट में आपकी नजर पड़ गई तो रुक जाना, थम जाना। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल होने के बावजूद भी हम इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। वजह क्या है, ये ध्यान से सुनो। 10,000 रुपीज इज ऑब्लिक आर नॉट अ लार्ज सम। क्या बोला इसने? अ लार्ज सम बोला। लार्ज सम तो है ही भाई, बहुत ज्यादा पैसा है। 10,000 रुपीज किसी गरीब व्यक्ति के लिए भी हो, तो 10,000 रुपीज जब भी वो इस पूरे आंकड़े को, इस पूरे रुपयों को वो किस में तोड़ रहा है, उसको एक लार्ज सम बना दे रहा है। क्वेश्चन का फील समझना आप, कि 10,000 रुपीज तो है, लेकिन वो क्या बोल रहा है लास्ट में जाकर के, उसे अ लार्ज सम, उसने एक सिंगुलर क्वांटिटी में उसको डिफाइन कर दिया। जब भी वो एक सिंगुलर यूनिट में उसको डिफाइन करके बोल देगा किसको, किसी भी प्लूरल आइटम को, वो अगर सिंगुलर आइटम में कन्वर्ट करके बोल रहा है क्वेश्चन में लास्ट में, तो हम उसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं, हम उसे प्लूरल ट्रीट नहीं करते। तो आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है ना, तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? इस तरीके से चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द टेल ऑफ टू सिटीज। देखो ध्यान से पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करना। द टेल ऑफ टू सिटीज, जो कहानी है दो सिटीज के बारे में, आर एन इंटरेस्टिंग नोवेल। वो क्या है? एक इंटरेस्टिंग नोवेल है। अब यहाँ पे मत कर देना द टेल ऑफ टू सिटीज देख करके आर सही हो रहा सर, एन इंटरेस्टिंग बिल्कुल सही है, नोवेल ना। वो एक नोवेल के बारे में बात कर रहा है मेरे भाई, और नोवेल एक ही तो होगी, और उस पूरी नोवेल का नाम क्या है? द टेल ऑफ टू सिटीज। द टेल ऑफ टू सिटीज उस नोवेल का नाम है। समझ में आ रही बात? और उस नोवेल का नाम है तो वो सिंगुलर ट्रीट होगा, एक ही नोवेल तो होगी, और सिंगुलर ट्रीट होगा। एन इंटरेस्टिंग नोवेल भी बोल रहा है, तो यानी कि एक ही नोवेल के बारे में बात हो रही है, तो आर की जगह क्या होगा? इज यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं, इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, भर भर के पूछे जाते हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आपको इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है बहुत अच्छे तरीके से।
इन क्वेश्चन को लर्न करना है, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश करनी है। कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में छप गया तो कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होने का। लेकिन मेन बात यही आ जाती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की यही है कि कंसेप्ट हमें याद नहीं हो पाते, रूल्स हमें याद नहीं हो पाते। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा महारत हासिल कर पाओगे किसी भी एग्जामिनेशन को जल्दी से जल्दी क्रैक करने के लिए, है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन, बट इंग्लिश मेल डोमिनेंसी होती है, तो इसलिए बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस करते रहो, आप एक बार परफेक्ट तो हो ही जाओगे, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, यू विल हैव टू वेट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करो, अगर कई बार वीडियो अगर आपको अच्छा इंफॉर्मेटिव लगता है तो कमेंट जरूर कर दिया करो भाई जाते जाते। और क्या आपको सुधार चाहिए हमारे टीचिंग स्किल्स के ऊपर या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर, किस तरीके से आप चाहते हो अपने फीडबैक जरूर हमें भेजें। तब तक के लिए